हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की JCERT की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 पौधों में पोषण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पौधों में पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि क्या पौधों को, प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। सभी जीवित प्राणियों यानी जिसमें जान होती है उन सभी प्राणियों को विविध गतिविधियों यानी तरह तरह के काम को करने के लिए, जैसे कि शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यानी कि जो जीवित प्राणी होते हैं उन्हें काम करने के लिए, अलग अलग गतिविधि को कंप्लीट करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ये ऊर्जा जो है ये उन्हें कैसे प्राप्त होती है, उन्हें कैसे मिलती है? पौधों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा, ये एनर्जी उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, राइट। तो जो भी जीवित प्राणी हैं उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है, राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, यानी पौधों को भी खाने की ज़रूरत होती है। आगे लिखा है कि पिछली कक्षा में आपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ा था। अब ये घटक क्या होते हैं? इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, राइट। तो भोजन में उपस्थित जो अलग अलग घटक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज है, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यानी भोजन में जो घटक उपस्थित होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, इन सभी को पोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है, यानी हमारी जो बॉडी अलग अलग काम करती है उनके लिए ये पोषक तत्व ज़रूरी होता है। आगे लिखा है कि सोचिए, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पौधे खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। आइए जाने कि पौधों में ऐसा क्या है जिसे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाने में सक्षम है, राइट। अब यहाँ जो आगे एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, ये एक प्रोसेस है, राइट, जिसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ लिखा है प्रकाश संश्लेषण पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पौधों की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। अब वो कौन है भाई? तो भोजन का उत्पादन यानी संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, यानी जो भोजन बनती है वो प्लांट में कहाँ बनती है? वो प्लांट में पत्तियों में बनती है, राइट। इसलिए इसे इंग्लिश में किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है? भोजन उत्पादन का कारखाना या फिर खाद्य कारखाना, फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं इसे, राइट। तो जब आपका अगर एग्जांपल आपके घर को लेते हैं तो आपके घर के अलग अलग रूम्स अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक किचन भी होगी और किचन में क्या होता है? खाना बनता है। ठीक उसी तरह से पौधों में भी खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? भोजन उत्पादन का कारखाना, राइट। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? किचन ऑफ द प्लांट। आगे क्या लिखा है? यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक या जिसे क्लोरोप्लास्ट नाम का एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, और ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, राइट। ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है और पौधों की पत्तियों में यानी पौधों में जो क्लोरोफिल पाई जाती है, इसी की वजह से पूरा पौधा क्या नज़र आता है? हमें ग्रीन नज़र आता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्तियों में हरित लवक में पाया जाने वाला पर्णहरित वर्णक यहाँ पर एक फिगर के रूप में बताया गया है आपको। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है। लिखा है कि अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमले लीजिए, दोनों गमलों में एक तरह के ही पौधे लगाइए।
अब एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए, दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। अब जो आप ऑब्जर्व करेंगे, जो आप अवलोकन करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और कक्षा में, क्लास में अपने शिक्षक के साथ चर्चा भी कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, करके देखिएगा और क्या ऑब्जर्व करते हैं वो अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब ये एक्टिविटी आप करेंगे तो इसके माध्यम से आप क्या जानेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण में, यानी भोजन जो पौधे बनाते हैं, और पौधे अगर भोजन बनाते हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, राइट, जिसमें सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है, सूरज का प्रकाश ज़रूरी होता है, राइट। तो जो आप एक्टिविटी आपने अभी पढ़ा उसके माध्यम से आप ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे घर में जब खाना बनता है तो सिर्फ पानी ही नहीं, उसके लिए जो चीज़ें हैं, जैसे दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, मसाले हैं, तेल है, नमक है, पानी है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो अभी तो हमने जाना कि सूर्य के प्रकाश तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है उसे आप लिख सकते हैं और याद करने के बजाय आप समझ लीजिए। लिखा है क्लोरोफिल वर्णक, जो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, राइट। ये ज़रूरी है, पौधों को खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायु में उपस्थित होती है, राइट। इसके अलावा जल एवं खनिज, जो मिट्टी से पौधों के जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और चौथा क्या है? सूर्य का प्रकाश, राइट। आगे लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली राइट आंसर है। अगर आपने आंसर दिया है तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण, राइट। अगर बहुत सारे बच्चों ने अगर इसका आंसर सही दिया है तो दैट्स गुड, राइट। आगे लिखा है कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, राइट। इस प्रक्रिया में मुख्यतः ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। यानी पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, यानी ऑक्सीजन उनसे निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, राइट। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? वायु से मिलती है। और जल कहाँ से मिलती है पौधों को? मिट्टी से मिलती है, राइट। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या बनाती है? पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और जो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है और प्लस वो ऑक्सीजन हमें मिलती है, किसके थ्रू? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 6CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O मीन्स पानी, राइट। तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ऑक्सीजन और पानी। और पानी कैसे मिलती है? जैसे कि ये पत्तियां हैं और इनमें खाना बन रहा है, ठीक है। अब वाटर इन पत्तियों में जाती है, ठीक है, और जितनी पानी की ज़रूरत इन पत्तियों को होती है वो लेती हैं, और जो एक्सेस पानी रहती है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो होती है, वो इस पत्तियों में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उनसे ये बाहर निकल जाती है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। बताइए क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है?
अभी आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है जिसकी मदद से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्या क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लिखा है क्रोटन या कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती लीजिए, इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए, अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। पत्ती में मौजूद हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। आगे क्या लिखा है कि रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए, पत्ती को पैट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो पत्ती का वो भाग जो पहले हरे रंग का था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद रंग वाला भाग नीला नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर आगे है, लिखा है कि सफ़ेद रंग वाले भाग में हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण, यानी कि जो सफ़ेद रंग वाला भाग है उसमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना स्टार्च यानी मंड का ही निर्माण हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, यानी अगर पौधे में क्लोरोफिल नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और ना ही स्टार्च यानी मंड का निर्माण होगा। राइट, आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है। लिखा है हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। राइट, और तीसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो समीकरण हमने कहाँ पढ़ा था, समीकरण हमने यहाँ पढ़ा था। राइट, आगे देखते हैं स्टोमाटा, रंध्र किसे कहते हैं, तो पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं यानी पोर्स होते हैं, पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ये पत्तियों के दोनों यानी ऊपरी तथा निचली भागों में पाए जाते हैं। राइट, आप देख सकते हैं पत्तियों में बहुत छोटे छोटे ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इनके पत्तियों की सतह में पाई जाती है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुंचते हैं, नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिकाएं क्या, जैसे कि ये एक प्लांट है, राइट, और ये इस तरह से एक प्लांट है और यहाँ पर पत्तियाँ हैं, कुछ भी समथिंग आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जड़ें हैं, यहाँ पर जो वाटर होगी, खनिज होगी, यहाँ पर ये वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। और पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। अब रंध्र का क्या इस्तेमाल होता है, रंध्र का यूज़ कहाँ होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे। और जो वाहिकाएं होती हैं वो नलिका के समान होती हैं, यानी जो पाइप के समान होती हैं। राइट, तथा जड़ तना शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, यानी एक पाइप की तरह होती हैं, एक मार्ग बनाती हैं। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में जानेंगे। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, पौधों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो खनिज हो गए, जल हो गए, उन सभी का परिवहन कैसे होता है, यानी जड़ से वो पत्तियों तक कैसे पहुंचती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रकाश संश्लेषण के और आगे के टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। राइट, आगे क्या लिखा कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद से ही जो तो खाना बनती है। अब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा और जीव जंतुओं को कहाँ से खाना मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये घास है,
राइट। और घास को कौन खाती है? हिरन खा रही है, हिरन खा रही है। और हिरन को कौन खाता है? शेर। ठीक। और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेर किस पर डिपेंड है? घास पर डिपेंड है। अगर हिरन घास नहीं खाएगी तो ग्रो नहीं करेगी, और अगर ग्रो नहीं करेगी तो शेर उसे नहीं खा पाएगा, और शेर नहीं खा पाएगा तो वो भूखा रहेगा, राइट। तो शेर को भोजन मिलने के लिए शेर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? घास के ऊपर डिपेंड है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन भी निर्मित होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तो निर्मित होती है, उसका तो निर्माण होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निर्मित होती है, ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। ये प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी करना असंभव है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब लेते हैं, टेक इन करते हैं, और टेक आउट क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो संतुलित रहती है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि बढ़ते हुए इस आधुनिक औद्योगिक युग में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं बच्चों को पौधों की उपयोगिता के प्रति जागरूक करना तथा उनमें पौधों के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर हमारा वातावरण संतुलित बना रहे, राइट। आगे लिखा है क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि सभी पौधे तो हरे होते हैं, राइट, फाइन, बट ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते, जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, राइट। तो ऐसे में क्या प्रकाश संश्लेषण होती है? तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, राइट, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बात समझ में आई? यानी कि ओके, राइट, समझ में आया? यानी कि पत्तियों में जो हरे रंग के दिखाई नहीं देते उसमें भी क्लोरोफिल होती है, लेकिन उनमें जो लाल कलर होता है, भूरा कलर होता है या दूसरे डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लोरोफिल के हरे रंग को वो ढक लेते हैं, जिससे कि हमें क्लोरोफिल का हरा रंग पता नहीं चलता और लगता है जैसे इसमें क्लोरोफिल है ही नहीं, राइट। तो उनमें भी ऐसे पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है और प्रकाश संश्लेषण उसमें भी होती है, राइट। आगे क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती हैं? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती हैं? रंध्र के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, जो पत्तियों में छेद होती है, राइट। आगे क्या क्वेश्चन लिखा है? आगे क्वेश्चन लिखा है क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? यही अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो ऐसी पत्तियां जिनके कलर हरे नहीं दिखाई देते उनमें भी क्लोरोफिल रहता है, लेकिन लाल भूरे जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं, लेकिन ऐसे पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है और उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पोषण की वो विधि जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसी जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। आगे लिखा है पोषण की वो विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण या विषम पोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। आगे क्या है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी यानी हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, अतः सारे जीव जंतु परपोषी हैं, राइट। आगे क्या लिखा? क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? क्या पौधे भी दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं? क्या विषमपोषी हो सकते हैं? ऐसा पौधा क्या हो सकता है क्या? तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, यानी खुद अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन
कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते यानी नहीं बना सकते। वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं और उन्हें विषमपोषी कहते हैं। यहाँ लिखा है कि नीचे के चित्र 1.7 को ध्यान पूर्वक देखिए। क्या आपको वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ऑब्वियसली आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें कुछ लताएं लिपटी हुई होती हैं, राइट। तो ये अमरबेल का पौधा है, यानी इसे कहते हैं अमरबेल का पौधा। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। इसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं इसे। परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है, राइट। आगे लिखा है, क्या विषमपोषी पौधों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? विषमपोषी पौधों में पोषण की कई विधियां हैं। पहला है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वो विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं, राइट। तो वो विधि जिसके द्वारा प्राणी अपना भोजन दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करता है, उन्हें परजीवी पोषण कहलाता है। और इस तरह से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं, राइट। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। यानी कि एक पेड़ है, राइट। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो अमरबेल की लताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो ये अमरबेल क्या है? परजीवी, राइट। और ये जिस पेड़ पर है अपने भोजन के लिए, तो उस पेड़ को क्या कहेंगे? पोषी, यानी कि होस्ट, राइट। पौधों में इसका उदाहरण है अमरबेल, मिसलटो, रफलेसिया। अमरबेल तथा मिसलटो तना परजीवी है तथा रफलेसिया जड़ परजीवी है। नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वो विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, राइट। यानी कि जो प्राणी होते हैं अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट्स। क्या कहा जाता है? मृतजीवी यानी सैप्रोफाइट्स। फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, राइट। आगे क्या लिखा है कि फफूंद क्या होते हैं? ये फफूंद क्या होते हैं? तो आइए निम्नांकित क्रियाकलाप द्वारा फफूंद के विषय में जानते हैं। यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है 3, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है ब्रेड यानी पावरोटी का एक टुकड़ा लेकर उस पर पानी की कुछ बूंदें डाल दीजिए। किसी नम एवं उष्ण स्थान पर इस टुकड़े को 2-3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 दिनों के बाद ब्रेड की सतह पर सफ़ेद, हरे या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। इन धब्बों को एक आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। आपको क्या दिखाई देती है? आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। ये संरचनाएं ही क्या है? फफूंद यानी फंगस कहलाते हैं। आगे लिखा है फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाज आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये नम एवं उष्ण वस्तुओं पर भी उगते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनमें फंगस लगती है, ठीक है, जिससे कि वो अनुपयोगी होता है। आगे लिखा है सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। यानी कवक के जो फंगस होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? वो हवा में मौजूद होते हैं। जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं।
ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे कवक जो है उपयोगी नहीं होते, सारे कवक ही खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कवक ऐसे हैं जो उपयोगी होते हैं, जिनमें ईस्ट एवं छत्रक जो एक एग्जाम्पल्स हैं, राइट। उन्हें खाने या किण्वन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होती है, यानी दवाओं के रूप में भी होती हैं। आगे क्या लिखा है, कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस। तो घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है, राइट। तो घटपर्णी क्या होता है, एक तरह का ये पौधा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट, और ये दिखता कैसे है, एक घड़े के तरह जिसके ऊपर ढक्कन लगी हुई होती है, राइट। तो घटपर्णी पौधा कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे ही कीट इसके अंदर जाती है, वैसे ही इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो क्लोज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, और फिर ये क्या करती है, घटपर्णी जो प्लांट है उन कीड़ों को खा जाती है, राइट। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीट भक्षी पौधा यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा यानी पिचर प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा तथा ब्लेडवर्ट आदि कीट भक्षी पौधे होते हैं। यानी ये ऐसे पौधे के एग्जाम्पल्स हैं जो कीड़ों को खाते हैं, जो कीटों को खाते हैं, राइट। आगे लिखा है, कीट भक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। अधिकांश कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। इसे क्या पता चल रहा है कि जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं, और ऐसे पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, राइट। और वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। आगे लिखा है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण यानी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या आपने दो जीवों के सह संबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं? ये एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं, जिसे सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो एक दूसरे की मदद करते हैं पोषक तत्व के लिए, राइट। तो ऐसे संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध, तथा ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। जैसे लाइकेन में स्वपोषी शैवाल, एल्गी और मृतजीवी कवक फंजाई साथ रहते हैं, राइट। आगे क्या लिखा है, लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं, राइट। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ये कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन यानी खाद्य पदार्थ कवक को देते हैं। यानी ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट। इस तरह दोनों यानी शैवाल एवं कवक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा है, कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं, जैसे कि राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है, राइट। तो आगे क्या लिखा है कि ये जीवाणु दलहन के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि के जड़ों की गांठों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, राइट। इस प्रकार दोनों जीव यानी फलीदार पौधे तथा राइजोबियम को एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचता है ना ये सहजीवी संबंध। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन
उपलब्ध रहता है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है। इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ पौधे परजीवी एवं मृतजीवी होते हैं। सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और इस चैप्टर को आपने समझा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसी तरह की चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन समझाई जाती है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व किया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।